थे? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन का तंत्र। कितनी किडनियां हैं अपने अंदर? 2। किडनी कौन सा अंग है? क्वेश्चन लिखिए। क्या सर आते ही क्वेश्चन क्वेश्चन करते हो? लिखो क्वेश्चन। किडनी निम्न में से कौन सा अंग है? किडनी निम्न में से कौन सा अंग है? आंसर लिखिए। कौन सा अंग है? आंसर लिखिए आप। किडनी रिट्रोपेरिटोनियल अंग है। रिट्रोपेरिटोनियल अंग, रिट्रोपेरिटोनियल अंग है। क्या मतलब है रिट्रोपेरिटोनियल अंग का? क्या मतलब है? देखो इधर, ये क्या है? ये क्या है? ये पेरिटोनियम है। ये क्या है? इट इज़ नॉट रुमाल, इट्स नॉट, क्या बोलते हैं इसको, नैपकिन। ये नहीं है। ये क्या है? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होता है? क्या होता है पेरिटोनियम? लिखवा रखा है इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं लिखवा रखा होता तो बता देता डायरेक्ट। पेरिटोनियम क्या होता है? पेरिकार्डियम क्या होता है? प्लूरा क्या होता है? नहीं बताया? नहीं बताया? बताया तो क्या होता है? लंग्स की चारों तरफ का आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा। हार्ट के चारों तरफ का आवरण क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम। एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके चारों तरफ का आवरण क्या कहलाता है? पेरिटोनियम। ठीक है। अब देखो, आपके जितने भी अंग है वो इस पेरिटोनियम के अंदर रहते हैं। इस पेरिटोनियम का पूरा कवर रहता है। ये आपके आगे जो भी जितना भी आपको दिखता है ना, आपको अंग दिखते हैं क्या बाहर से? नहीं दिखते हैं। आपको क्या दिखती है? स्किन दिखती है। स्किन के अंदर क्या होगा? थोड़ा सा टिश्यू होगा, उसके अंदर मसल्स है। मसल्स के अंदर आपको एक पतली थैली की कवर मिलेगा, थैली जैसा कवर मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं अपन? पेरिटोनियम। अब इस पेरिटोनियम के अंदर सारी चीजें मिलेगी आपको। तो इसके अंदर है, पेरिटोनियम के अंदर ये सारी चीजें इस पेरिटोनियम के अंदर है। ठीक है। रिट्रो शब्द का क्या मतलब होता है? पीछे। रिट्रो शब्द का क्या मतलब है? पीछे। अब देखना ध्यान से, अगर ये पेरिटोनियम है तो आपकी जो किडनी है वो किस तरह से लगी हुई है? वो कुछ इस तरह से लगी हुई है। किस तरह से लगी हुई है? वो इस तरह से लगी हुई है। क्या पेरिटोनियम ने इसको कवर किया हुआ है? क्या पेरिटोनियम ने किडनी को कवर किया हुआ है? नहीं समझे? देखो, मैं इस तरह से खड़ा हूं, ये जो पूरी जो नेपकिन दिख रहा है आपको, ये पूरी पेरिटोनियम है। इस पेरिटोनियम के अंदर आपके एब्डोमेन के सारे अंग है, आंत है, आपका स्टमक है, ठीक है ना, पेंक्रियाज है, ये सारे ऑर्गन्स, स्प्लीन वगैरह सारे इस पेरिटोनियम के अंदर उपस्थित है। लेकिन जो किडनी है, किडनी कहाँ दिखती है? पीछे की तरफ दिखती है, कशेरुक दंड के दोनों ओर होती है। तो वो किडनी किस तरह से है? इस पेरिटोनियम के पीछे की तरफ है। ध्यान रखना, वो किडनी इस तरह से अंदर नहीं है। ठीक है। किडनी रिट्रोपेरिटोनियम है, पेरिटोनियम के कहाँ है? पीछे की तरफ। समझ में आई बात? किडनी किस तरह का अंग है? रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है किडनी? रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। अपन ने कल नेफ्रॉन पढ़ा था। नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख। एक नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या चीजें होती है? 6 अंग लिखाए थे, 6 पार्ट लिखाए थे। कौन कौन से? सबसे पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा बोमन संपुट, तीसरा समीपस्थ कुंडलित नलिका, चौथा हेनलेलू, पांचवा दूरस्थ कुंडलित नलिका, छठा संग्राहक नलिका। लिखा नहीं था ना कल ये? चलिए लिखिए। नेफ्रॉन के भाग, इतना तो लिख दिया था। नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है। लिखो नेफ्रॉन के मुख्य भाग।
पहला लिखो, पहला लिखो नेफ्रॉन के मुख्यतया दो भाग होते हैं। लिखो लिखो लैंग्वेज लिखो। नेफ्रॉन के मुख्यतया दो भाग होते हैं। पहला वृक्क कणिका, दूसरा नलिका। ठीक है, लिखो नेफ्रॉन के कुल भाग, नेफ्रॉन के कुल भाग 6 होते हैं। पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा बोमन संपुट, ग्लोमेरुलस, बोमन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और संग्राहक नलिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका को, समीपस्थ कुंडलित नलिका को इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रोक्सिमल। आगे ये वर्ड है ना, प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और इसी तरह से डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, लिखो। ये 6 भाग लिखने के बाद थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिख देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। लिखो नेफ्रॉन में रक्त लाने का काम किसका है? 2 धमनिका बताई थी कल मैंने, एक अभिवाही बताई थी, एक अपवाही बताई थी। एक एफरेंट आर्टीरियोल बताया था, एक इफरेंट आर्टीरियोल बताया था मैंने। ठीक है, लिखो नेफ्रॉन में अभिवाही धमनिका, नेफ्रॉन में अभिवाही धमनिका रक्त लेकर आती है, नेफ्रॉन में एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेकर आती है, तथा अपवाही धमनिका
रक्त लेकर जाती है। ठीक है। अभिवाही धमनिका का व्यास अधिक होता है। अभिवाही धमनिका का व्यास अधिक होता है। डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल इज मोर देन इफरेंट आर्टेरियोल। अभिवाही धमनिका का व्यास अधिक होता है अपवाही धमनिका से। अभिवाही धमनिका का व्यास अधिक होता है अपवाही धमनिका से। इस वजह से ग्लोमेरुलस में दबाव बनता है तथा रक्त को छान लिया जाता है। रक्त को छान लिया जाता है। ग्लोमेरुलस, नेक्स्ट लाइन लिखना है ना, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट इन कप लाइक स्ट्रक्चर, डबल लेयर्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। ग्लोमेरुलस दो स्तरीय कपनुमा, ग्लोमेरुलस दो स्तरीय कपनुमा संरचना में, ग्लोमेरुलस दो स्तरीय कपनुमा संरचना में रहता है, जिसे बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट कहते हैं, जिसे बोमन संपुट कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, बोमन संपुट तथा ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस इज नोन एज मेल्पिजियन बॉडी। ग्लोमेरुलस तथा बोमन संपुट को सम्मिलित रूप से, बोमन संपुट को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेल्पी की काय कहते हैं, मेल्पी की बॉडी कहते हैं, मेल्पी की काय कहते हैं। ठीक है, मेल्पिजियन बॉडी। ठीक है, क्या कहते हैं? मेल्पी की बॉडी, ये शब्द है मेल्पी की काय। इसके पश्चात समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसके पश्चात समीपस्थ कुंडलित नलिका प्रारंभ होती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका प्रारंभ होती है। यह आगे की ओर हेनले लूप में खुलती है। यह आगे की ओर हेनले लूप में खुलती है। ठीक है, हेनले लूप डीसीटी में खुलता है। हेनले लूप दूरस्थ कुंडलित नलिका डीसीटी में खुलता है। तथा अंत में संग्राहक नलिका में, संग्राहक नलिका में
खुलता है, अंत में संग्राहक नलिका में खुलता है। ठीक है, हेडिंग लगाइए, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, मूत्र छनन की प्रक्रिया। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया या रक्त के छनन की प्रक्रिया। इसमें 3 प्रक्रिया सम्मिलित होती है, परानिस्यंदन यानी कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा नलिकीय स्त्रवण, ट्यूबुलर सिक्रीशन, तीसरा पुनर्अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन। कितनी प्रक्रिया होती है? 3 चीजें होती हैं, एक तो परानिस्यंदन, एक नलिकीय स्त्रवण और लास्ट पुनर्अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन। ये 3 प्रक्रिया ध्यान में रखनी, परानिस्यंदन, नलिकीय स्त्रवण और पुनर्अवशोषण। प्रतिदिन बनने वाले मूत्र की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 180 लीटर पर डे के हिसाब से बनती है। पर मिनट कितनी होती है? 120 ml। 1 मिनट में कितनी होती है? 120 ml पर मिनट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन की दर को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो GFR कितनी होती है? 120 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। लिखो GFR बराबर 120 ml पर मिनट। GFR बराबर 120 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। 120 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। अपन 180 लीटर मूत्र उत्सर्जित करते हैं क्या? हाँ, यस और नो? यस और नो? कितना उत्सर्जित करते हैं? बोले तो ऐसा मापा तो नहीं है सर, पर कितना कर सकते हैं? 1.5 to 2 लीटर। ठीक है, 1.5 से 2 लीटर यूरिन अपन उत्सर्जित करते पर डे के हिसाब से। तो बन कितना रहा है? यूरिन बन कितना रहा है? 180 लीटर। और अपन उत्सर्जित कितना कर रहे हैं? 1.5 से 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर उत्सर्जित कर रहे हैं। बाकी कहाँ जा रहा है? 2 लीटर मान लो उत्सर्जित कर लिया, बचा कितना? 178, 178 लीटर। वो कहाँ है? कहीं भर रखा है? कहाँ गया? 180 लीटर बना ना, तो 2 लीटर तो उत्सर्जित कर दिया, बाकी कहाँ गया? ये जो नाम देख रहे हो आप, क्या लिखा हुआ है? रीएब्जॉर्प्शन। अगर 180 लीटर आप उत्सर्जित करने लग गए तो आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं हो जाएगी? तो बॉडी के अंदर सारी मैकेनिज्म फिक्स है कि आपने छाना कितना है? 180 लीटर। कहाँ से कहाँ तक छानते हैं? बस छानते हैं, कल मैंने आपको डायग्राम बताया था, ये अभिवाही धमनिका, यहाँ पर ग्लोमेरुलस है, ठीक है, और यहाँ से अपवाही धमनिका।
और यहाँ पर क्या है, बॉमन संपुट। क्या है यहाँ पर, बॉमन संपुट। क्या है यहाँ पर, बॉमन कैप्सूल। ये आपका बॉमन कैप्सूल। छानने की क्रिया कहाँ हो रही है, छानने की क्रिया खाली यहाँ हो रही है, बस यहाँ पर छनन हो गया उसका जितना छनन होना था, ठीक है। क्योंकि छानते अपन, यहाँ पर छानना किसके वजह से हो रहा है, कल क्या समझाया था लास्ट में, याद है, लाइट चली गई थी, फिर अपन अंधेरे में तीर लगा रहे थे, है ना। और फिर मैंने आपको कुछ चीज़ समझाई थी कि अभिवाही धमनिका का व्यास ज़्यादा है, अपवाही धमनिका का व्यास कम है, तो यहाँ से यहाँ जब रक्त जाएगा तो एक प्रेशर बनेगा, उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, रक्त छन जाता है, बताया था कल। तो ये यहाँ पर छन रहा है, तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस का खाली इतना काम है कि रुधिर के अंदर से कोई भी अगर पदार्थ है उसको कहाँ करना है, नीचे जाना है, नीचे भेजना है, बस प्रोटीन के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी छन कर नीचे चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी चीज़ें, यहाँ पर कितना बन रहा है, ये 180 लीटर पर डे के हिसाब से यहाँ पर छानने का कार्य हो रहा है। अब यहाँ से आगे का प्रोसेस कितना लंबा है पता है आपको, कल बताया था ना मैंने डायग्राम में, कितनी लंबी चीज़ है आगे। पीसीटी मिलेगी रास्ते में, हेनले लूप मिलेगा, डीसीटी मिलेगी, संग्राहक नलिका मिलेगी। इन सभी जगह पे क्या होगा, पुनर्अवशोषण होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, कि जितनी भी चीज़ नीचे आई है रक्त से छनकर, उनमें से जो जो भी काम की चीज़ है, क्या क्या काम की चीज़ें होगी, ग्लूकोज, क्या होगा, ग्लूकोज और बाइकार्बोनेट आयन और सोडियम और पानी, ये सारी चीज़ें अपने ज़रूरत होती ना, इनको अपन यूरिन में थोड़ी एक्सक्रीट कर सकते हैं, ये तो बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो इन सब का क्या किया जाता है, वापस से रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। और उसके अंदर ये दिख रहा है आपको H2O, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है, मेन जिस जगह पे ये एब्जॉर्ब होता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर सर्वाधिक, ठीक है ना, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाकर इसका एब्जॉर्प्शन होता है। आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है कि कहाँ कौन सा कोई रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, बट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस किस चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज का, सोडियम का, बाइकार्बोनेट आयन का, पानी का, ठीक है, और क्लोराइड आयन का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पीयूष ग्रंथि के अंदर एक हार्मोन बताया था कि नहीं बताया था, पीयूष ग्रंथि जब मैं पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाई थी पीयूष ग्रंथि, यस और नो, पढ़ाई थी। 2 हार्मोन बताए थे कि उसके पश्च पिंड से 2 हार्मोन निकलते हैं, ऐसा बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। कौन कौन से 2 हार्मोन थे, ये लिख दिए मैंने दोनों, ठीक है, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य है, बताना चालू कर दो अब तो, क्या कार्य, पहला कार्य क्या है, मायोमेट्रियम से रिलेटेड क्या काम है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, संकुचन करवाता है मायोमेट्रियम के अंदर, किस में हेल्प करता है, पार्चुरेशन में, प्रसव में। दूसरा क्या करता है, जन्म के पश्चात माता की दुग्ध ग्रंथियों से संबंधित क्या कार्य है उसका, मिल्क इजेक्शन, दूध को स्तन से बाहर निकलवाने में हेल्प करता है। और एग लेइंग का कार्य, और किसका कार्य है, एग लेइंग का कार्य पक्षियों में, ठीक है। ये सारा काम किसका था, ऑक्सीटोसिन का काम था। किसका काम था ये, ऑक्सीटोसिन का। दूसरा हार्मोन क्या है, वेसोप्रेसिन, क्या नाम है इसका, वेसोप्रेसिन। देखना आप, वेसोप्रेसिन का क्या कार्य है, ADH नाम है इसका, वेसोप्रेसिन इसका दूसरा नाम है, और ADH इसका मूल नाम है। क्या नाम है इसका, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। समझना ध्यान से, काम इसका क्या है। जैसे ही जो भी छानने की क्रिया थी वो हो गई, ठीक है, वो होकर कहाँ पहुंची है, यूरिन कहाँ पहुंचा है, कलेक्टिंग डक्ट के यहाँ पर पहुंचा है। यूरिन कहाँ पहुंचा है, कलेक्टिंग डक्ट के यहाँ पहुंचा है। और जैसे कलेक्टिंग डक्ट के यहाँ पहुंचता है, अपना ये पीयूष ग्रंथि जो होती है इस हार्मोन का स्त्रवण चालू कर देती है। किसका हार्मोन का स्त्रवण चालू करती है, ADH हार्मोन का स्त्रवण चालू कर देती है। अब ADH हार्मोन का क्या काम है कि ये क्या करता है, उस यूरिन के अंदर जितना भी पानी है, H2O जितना भी है, उसका क्या करवा देता है, रीएब्जॉर्प्शन करवा देता है। क्या करवा देता है, रीएब्जॉर्प्शन करवा देता है, ठीक है। मतलब पानी उसने अवशोषित कर लिया तो क्या होगा, मूत्र सांद्रित होगा या फिर तनु होगा। सांद्रण और तनुकरण का मतलब जानते हो, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन का मतलब जानते हो, तो क्या होगा, कंसंट्रेट होगा या डाइल्यूशन होगा, क्या होगा, जानते हो, बोल रहे हो तो क्या होगा, कंसंट्रेट होगा पानी अवशोषित करने के बाद, या फिर डाइल्यूशन होगा।
चलो ये मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। आप तब तक आप सोचिए, मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये क्या करता है, H2O का पुनर्अवशोषण करवा देता है, सारा पानी ये क्या कर लेता है, सोख लेता है। क्योंकि बॉडी को क्या करना है, ब्लड प्रेशर को बनाए रखने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है। क्या क्या, H2O, दूसरा सोडियम, तीसरा ग्लूकोज। ब्लड प्रेशर को बनाए रखने के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। अगर तीनों में से एक भी चीज़ कम हो गई, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, जी घबराएगा, उल्टी होगी, चक्कर आएंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अस्पताल जाएंगे, बोतल चढ़ानी पड़ेगी, और बोतल के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज होगा, होता है ना, यही सारी चीज़ें होती है। ग्लूकोज, सोडियम, पानी, वही तो है उस बोतल के अंदर, है क्या। तो वो सारी चीज़ें आपको क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है अपने को। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल में क्या कर रहा है कि पीसीटी जो है आपकी, पीसीटी मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसके यहाँ पर ग्लूकोज का अवशोषण हो जाता है कि भाई ग्लूकोज काम की चीज़ है, ग्लूकोज को यूरिन में नहीं जाने देना है। जैसे ही अपन पहुँचते हैं हेनले लूप के अंदर, हेनले लूप के अंदर सोडियम का भी अवशोषण होता है, H2O का भी अवशोषण होता है। थोड़ा पानी वहाँ अवशोषित हो गया, सोडियम वहाँ अवशोषित हो गया। तीसरी जगह पहुँचते अपन डीसीटी के अंदर। डीसीटी के अंदर एक हार्मोन आता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। 2 ही हार्मोन है आपके इस पूरे उत्सर्जन तंत्र में, 2 ही हार्मोन ध्यान में रखने, एल्डोस्टेरोन और एडीएच, वेसोप्रेसिन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है एटीपी का यूज करके, ठीक है ना। एटीपी का यूज, एटीपी क्या है, ऊर्जा है ना बॉडी की, तो एटीपी का यूज करके किसका क्या करवाता है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो गया, ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन हो गया, पानी का भी कहीं कहीं हो गया। अब डीसीटी के बाद कहाँ पहुँचेगी ये, कलेक्टिंग डक्ट के पास पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका के पास पहुँचेगा यूरिन। वहाँ पर कौन सा हार्मोन काम करेगा, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस का क्या मतलब होता है, अधिक से अधिक यूरिन का उत्सर्जन, डायूरेसिस। और एंटी डायूरेसिस मतलब क्या, क्या मतलब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन नहीं होने देना, ठीक है ना। पानी का अधिक से अधिक अवशोषण करना है। पानी अगर ज़्यादा पिया, पानी ज़्यादा पिया तो क्या होगा, ज़्यादा मूत्र उत्सर्जित होगा। तो इसका काम क्या है, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन कर लो। जितना भी पानी जा रहा है उसके अंदर वो सारा रीएब्जॉर्प्शन कर लेती है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कर लेती है। और बचा हुआ जो मूत्र होता है अपन उसको उत्सर्जित करते हैं। तो बना कितना था, 180 लीटर पर डे बन रहा था, है ना। उसमें से अपन ने कितना परसेंट, 99% अपन ने क्या कर लिया, वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आएगी नहीं आई बात। 180 लीटर बना, उसमें से 99% तो अपन ने अपने नेफ्रॉन ने क्या कर लिया, वापस से अवशोषित कर लिया। क्योंकि नेफ्रॉन को पता है कि इस यूरिन के अंदर बहुत सारी काम की चीज़ें हैं। तो जब तक ये कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचेगा तब तक इसमें से सारी काम की चीज़ें बाहर निकाल दी जाती है, जैसे ग्लूकोज, सोडियम, H2O, Cl, बाइकार्बोनेट आयन, ये सारी चीज़ें खींच ली जाती हैं। तो उसके बाद जो वॉल्यूम बचता है वो कम बचता है, ठीक है। तो 99% रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। अब अपन आते हैं वापस इस हार्मोन के ऊपर। आप लोग चाय पीते हो, नहीं पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, पीते हो, चाय, दारू पीते हो। दारू मतलब क्या होता है जानते हो ना, शराब, मद्य, मदिरा, लीकर, एल्कोहल, ये पीते हो ना। नहीं पीते हो, अच्छी बात है, नहीं पीना चाहिए, हाँ मत बोल देना कि हाँ पीते हो, हाँ पीते हैं सर। मदिरा यानी शराब, चाय, कॉफ़ी, दूध, ये सभी क्या करते हैं, ये जो हार्मोन है ना एडीएच हार्मोन, इस एडीएच हार्मोन के स्त्रवण को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। समझना, ये क्या करते हैं, चाय, कॉफ़ी, शराब, ये क्या करते हैं, एडीएच हार्मोन जो है, एडीएच हार्मोन का स्त्रवण जो है उसको कम कर देते हैं। क्या होगा बताइए, क्या होगा। एडीएच हार्मोन का क्या काम था, पानी का रीएब्जॉर्प्शन करना। एडीएच हार्मोन का क्या काम था, पानी का रीएब्जॉर्प्शन करना। पानी रीएब्जॉर्ब कर लिया तो मूत्र कम आएगा, ठीक है ना। अब एडीएच हार्मोन का काम क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि चाय, कॉफ़ी वगैरह ये सारे क्या कर रहे हैं, एडीएच हार्मोन का स्त्रवण कम कर रहे हैं। अब एडीएच हार्मोन उतना स्त्रवित हुआ ही नहीं, तो क्या हुआ, पानी का रीएब्जॉर्प्शन होगा क्या उतना जितना पहला हो रहा था,
नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा आपको, ठीक है ना। इसलिए चाय कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पीते हैं उन लोगों को क्या होता है, यूरिन बार बार जाना पड़ता है। वो क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि एडीएच हार्मोन का स्त्रवण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एडीएच हार्मोन का स्त्रवण कम हुआ तो वाटर का पूरा रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। वाटर पूरा रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूरिन के अंदर जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट संभाल ही नहीं पाएगी उस पानी को, तो वो कहाँ भेजेगी, आगे की तरफ। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलती है, कल पिरामिड बताए थे मैंने, कलेक्टिंग डक्ट पिरामिड के में खुलती है। और सारे पिरामिड कहाँ खुलते हैं, पेल्विस के अंदर। पेल्विस कहाँ खुलेगी, आगे यूरिटर मूत्र नलिका के अंदर, और मूत्र नलिका मूत्राशय, मूत्राशय से मूत्र मार्ग, बताया था कल, ठीक है। तो ये अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ वाटर का तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर किस में एक्सक्रीट होगा, यूरिन के अंदर, तो उस वजह से बार बार यूरिन आता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो ज़्यादा पी लेते हैं वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते, ज़्यादा पी लेते हैं ना वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते। ज़्यादा मदिरा पीने वाले जो होते हैं भंड हो जाते हैं एकदम पी के, उनको कंट्रोल भी नहीं रहता, और वो कहाँ कर देते हैं, पेंट के अंदर ही मतलब यूरिन एक्सक्रीट कर देते हैं, क्योंकि उनका पहला तो कंट्रोल ही खत्म हो जाता है, और दूसरी बात ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूरिन एक्सक्रीट होता है। कारण क्या है, एडीएच हार्मोन बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि बोलती है एडीएच को कि भाई काम कर काम कर काम कर, ठीक है। यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है, रोक उसको, पानी को रोक। पर पीयूष ये एडीएच कहता है मैं क्या करूं, ये आगे अल्कोहल पी रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, है ना। तो अल्कोहल पीने की वजह से क्या होता है, या फिर चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीने की वजह से क्या होता है, नॉर्मल पीने से नहीं। ऐसा नहीं कि सुबह चाय पीने एडीएच हार्मोन कम हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। चाय कॉफ़ी ज़्यादा ही पी रहे हो ना तब जाके होता है कि वो दिन की 4 चाय 5 चाय हो गई तो आप ज़्यादा यूरिन उत्सर्जित करते हो उस टाइम पे, ठीक है। इस वजह से कभी कभी ज़्यादा अगर यूरिन उत्सर्जित हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि आपने चाय ज़्यादा पियो, ठीक है। एक ऐसा रोग होता है जिसके अंदर एडीएच हार्मोन कम ही रहता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन कम हो जाता है, उस रोग को क्या बोलते हैं अपन, डायबिटीज़। नाम सुना है, डायबिटीज़ नाम सुना है। आगे क्या नाम होता है, डायबिटीज़ का पूरा नाम क्या होता है, डायबिटीज़ का पूरा नाम क्या होता है, मेलाइटस। मैं मेलाइटस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसिपिडस की बात कर रहा हूँ। डायबिटीज़ 2 तरह का होता है ना, इंसिपिडस, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, इंसुलिन की कमी की वजह से मधुमेह नाम के रोग हो जाता है, उसको डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। अगर एडीएच हार्मोन कम हो गया तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, ऐसे व्यक्ति को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, बार बार यूरिन एक्सक्रीट करना पड़ता है, तो उसके बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी कि नहीं होगी, यस होगी। तो ऐसे व्यक्ति पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, बार बार पानी पिएगा, तो बार बार उसको प्यास लगेगी, तो बार बार प्यास लगने को क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया। क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया। बार बार यूरिन जाने को क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया। क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या होता है, उसको बार बार भूख भी लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीफेजिया। ये तो होते हैं 3 चीज़ें अगर हो रही है तो डायबिटीज मेलाइटस है, और अगर ये 2 चीज़ें हो रही है ना तो ये कौन सा है, डायबिटीज इंसिपिडस है। एडीएच के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक क्षमता होती है कि वो वाटर का क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा। अब एडीएच हार्मोन की कमी हो गई, पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जित करेगा, उस रोग को क्या बोलते हैं अपन, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। अब इसका नाम एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो फिर इसको वैसोप्रेसिन क्यों कह रहे हैं। सबके अपने अपने नाम होते हैं, स्कूल का नाम अलग, घर का नाम अलग, ठीक है ना। तो इसका भी नाम अलग है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन अलग है, और वैसोप्रेसिन भी बोल रहे हैं। वेसो मतलब ब्लड वेसल्स, प्रेसिन मतलब प्रेस करना। ब्लड वेसल को क्या करता है, ये संकुचित करने का काम करता है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन कहते हैं। ब्लड वेसल को संकुचित करने का काम करता है, ठीक है। तो 2 हार्मोन के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड। निम्न में से कौन सा हार्मोन सोडियम का सक्रिय रूप से अवशोषण करता है, सोडियम का, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सक्रिय रूप से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट में से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, तो कौन सा हार्मोन है, एडीएच हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, एडीएच या फिर वेसोप्रेसिन, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है, 2 अलग अलग हार्मोन नहीं है। एडीएच या फिर वेसोप्रेसिन क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। चाय कॉफी बियर, ऐसा ही क्वेश्चन आया था एक बार, चाय कॉफी बियर निम्न में से किस हार्मोन का स्त्रवण कम कर देते हैं,
एडीएच हार्मोन का स्त्रवण को कम कर देते हैं। आगे की पूरी मैकेनिज्म पता है आपको कि अगर एडीएच का कम हो गया तो क्या होना है, ठीक है। एडीएच हार्मोन की कमी से होने वाला रोग होता है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। लिखिए, ये 3 मैकेनिज्म का नाम लिखा आपने, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन। जीएफआर का वैल्यू लिखी आपने, जीएफआर कितनी होती है? 120 ml पर मिनट। स्टार लगा दो, उसको स्टार लगा दो, डबल ट्रिपल जितने भी लगा सको, ऐसा नहीं पूरी कॉपी स्टार से पढ़ दो, ठीक है ना। 2 स्टार या 3 स्टार लगा दो। जीएफआर 120 ml पर मिनट, 180 लीटर पर डे। गॉट इट। उसके बाद आप लिखो, छाने गए यूरिन में से, छाने गए मूत्र में से 99% भाग का 99% इज रीएब्जॉर्ब्ड। छाने गए मूत्र में से 99%, 99%, छाने गए मूत्र का 99% भाग पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। अतः एक वयस्क व्यक्ति 1.5 से 2 लीटर, अतः एक वयस्क व्यक्ति 1.5 से 2 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, प्रतिदिन उत्सर्जित करता है। अतः एक वयस्क व्यक्ति 1.5 से 2 लीटर मूत्र प्रतिदिन उत्सर्जित करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो, छाने गए मूत्र में से फिर इंग्लिश में क्या लिख रहे हो? छाने गए मूत्र को फिल्टर्ड यूरिन। छाने गए मूत्र में से ग्लूकोज, सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, HCO3-, बाइकार्बोनेट आयन, ग्लूकोज, सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, जल H2O, क्लोराइड Cl- इत्यादि का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। इत्यादि का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। इत्यादि का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। सर की गाड़ी के पास पड़ी। इत्यादि का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। देखो, पीसीटी से ग्लूकोज का पूर्णतया अवशोषण कर लिया जाता है। ग्लूकोज इज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड बाय पीसीटी। पीसीटी से समीपस्थ कुंडलित नलिका, हिंदी में भले स कु न लिख दो, ठीक है। पूरा नाम मत लिखो, बस आपने एक बार लिख दिया काफी है, स कु न या फिर पीसीटी, ठीक है। पीसीटी में ग्लूकोज का कंप्लीटली रीअब्सॉर्प्शन कर लिया जाता है। पीसीटी में ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण कर लिया जाता है, पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है। वापस बोल रहा हूं, पीसीटी में ग्लूकोज का पूर्णतया पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है। नेक्स्ट लिखो, हेनले लूप में सोडियम तथा जल का पुनर्अवशोषण होता है। हेनले लूप में सोडियम तथा जल का पुनर्अवशोषण होता है। ठीक है। डीसीटी में
DCT में अंडरलाइन करना अगले शब्द को, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। DCT में एल्डोस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन, सक्रिय रूप से रीएब्जॉर्प्शन होता है। सोडियम आयन इज एक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड बाय DCT इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन। DCT में एल्डोस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में सोडियम आयन का सक्रिय रूप से पुनर्अवशोषण होता है। सोडियम आयन का, आराम से, सोडियम आयन का सक्रिय रूप से पुनर्अवशोषण होता है। सोडियम आयन का सक्रिय रूप से पुनर्अवशोषण होता है। नेक्स्ट लिखो, कलेक्टिंग डक्ट में CD, संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका में ADH, संग्राहक नलिका में ADH, पूरी फॉर्म सामने लिखी हुई है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, कोष्टक में लिखना वेसोप्रेसिन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन की सहायता से जल का पुनर्अवशोषण होता है। 80% जल का पुनर्अवशोषण होता है। वापिस बोल रहा हूँ, संग्राहक नलिका में ADH की उपस्थिति में जल का पुनर्अवशोषण होता है। संग्राहक नलिका में ADH की उपस्थिति में जल का पुनर्अवशोषण होता है। ठीक है, इतनी सभी जगह पुनर्अवशोषण के बाद बचा हुआ मूत्र तनु होगा या सांद्र होगा, ये क्वेश्चन था मेरा। तो क्या सोचा, कंसंट्रेट या डाइल्यूटेड? आधे जने कंसंट्रेट बोल दो, आधे जने डाइल्यूट बोल दो, कुछ दोनों में से एक आंसर है। देखो इधर कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। देखो सामने एक परख नली ली है मैंने। परख नली जानते हो क्या होता है? टेस्ट ट्यूब, उसको लिया, उसके अंदर मैंने 100 ml पानी भर दिया। 100 ml पानी भर के कितने चम्मच मैंने उसमें शुगर मिलाई है? 1 चम्मच शुगर मिलाई। नहीं दिख रहा? 1 चम्मच उसके अंदर मैंने शुगर मिलाई है, दिख रहा है अब? ठीक है, 1 चम्मच शुगर मिलाई उसमें। अब 1 चम्मच शुगर मिलाने के बाद मैंने क्या किया, उसको मिक्स कर दिया, अच्छे सॉल्यूशन बना दिया, चाशनी बना दी उसकी। ठीक है, अब क्या किया मैंने, उस 100 ml में से मैंने 50 ml पानी बाहर खाली कर दिया और फिर मैंने 1 चम्मच शुगर मिलाई उसके अंदर। कितने चम्मच शुगर मिलाई? 1 चम्मच शुगर मिलाई। अब 50 ml मैंने जब पानी निकाला और उसके अंदर 1 चम्मच शुगर मिलाई मैंने, तो अब जो मैंने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद मेरे को जो सॉल्यूशन मिला होगा,
पहले ये सॉल्यूशन देखो, पहले बाद में ये सॉल्यूशन देखो। ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन कौन सा होगा? दूसरा वाला, जानते हो इतनी बात? तो ये जो पानी की मात्रा कम होने पर जो गाढ़ापन आया है उसी को केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं? सांद्रपन आया है। क्या हुआ है ये? तो ये सांद्र विलयन है, ये तनु विलयन है। क्या है? वो सांद्र है और ये क्या है? तनु विलयन है। तो एक विलयन कौन सा हुआ? सांद्र विलयन। एक विलयन कैसा हुआ? तनु विलयन। तो पानी का जब रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, समझ में आ रही है बात? पानी का जब रीएब्जॉर्प्शन, मैंने पानी तो खाली किया, चम्मच शक्कर, एक चम्मच शक्कर उधर भी है, एक चम्मच शक्कर उधर भी है, खत्म क्या किया मैंने? पानी खत्म किया। तो पानी का जब रीएब्जॉर्प्शन होता है तो विलयन कैसा बनता है? सांद्र बनता है। तो जब जल का आप वहां से लगा, कहां से लगाकर? ग्लोमेरुलस से लगाकर जब आप संग्राहक नलिका तक पहुंचते हैं तो जल कितनी बार रीएब्जॉर्ब होता रहता है? तो जल का जब रीएब्जॉर्प्शन होता रहेगा तो जो मूत्र होगा वो कैसा बनेगा? सांद्रित बनेगा। कैसा बनेगा? सांद्रित बनेगा। और जब एडीएच हार्मोन काम नहीं कर पाएगा तो मूत्र कैसा हो जाएगा? तनु हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। अभी कंसंट्रेट होता है, अभी जब यूरिन अपन उत्सर्जित करते हैं दैट इज द कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, अगर एडीएच हार्मोन अपना काम नहीं कर पाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर निकलेगा तो डाइल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? देख लो, इधर इधर पानी अपन ने ज़्यादा रखा तो तनु विलयन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इधर अपन ने पानी कम कर दिया तो कैसा सॉल्यूशन बन गया? सांद्र यानी कंसंट्रेटेड। लिखिए, उक्त सभी पुनर्अवशोषण के पश्चात उक्त सभी पुनर्अवशोषण के पश्चात मूत्र सांद्रित होता है तथा व्यक्ति सांद्रित मूत्र का ही उत्सर्जन करता है। उक्त सभी पुनर्अवशोषण के पश्चात मूत्र सांद्रित होता है तथा व्यक्ति सांद्रित मूत्र का ही उत्सर्जन करता है। जीव कितने प्रकार के होते हैं उत्सर्जन के आधार पर? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यूरिन के अंदर क्या क्या उत्सर्जित कर सकते हैं? यूरिया उत्सर्जित कर सकते हैं, अमोनिया उत्सर्जित कर सकते हैं, और तीसरा कौन सा? यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल उत्सर्जित कर सकते हैं। ठीक है, समझना ध्यान से। ये अमोनिया कहाँ बनती है? जहाँ पर जलीय आवास होता है वहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया होता है। खास करके अमोनिया ही होता है। ठीक है, मनुष्य के अंदर, मनुष्य कौन से आवास में रहता है? स्थलीय आवास में रहते हैं अपन। स्थलीय आवास में कौन सा सबसे मेन रहता है? यूरिया रहता है, क्योंकि अपने अंदर जो अमोनिया बनती है उसको लीवर के अंदर ऑर्निथिन साइकिल चलता है, उसके द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। कल मैं आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा पूरा यूरिया का जो साइकिल चलता है, जिसको अपन ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, क्रेब हेंसलेट साइकिल कहते हैं, ये सारा। ठीक है, अपन के अंदर क्या उत्सर्जित होता है? यूरिया। जलीय आवास में जो भी जीव रहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा कौन सा उत्सर्जन होता है? अमोनिया का। और जो पक्षी वगैरह के जितना भी होता है, जितने भी पक्षी होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा किसका उत्सर्जन होता है? यूरिक अम्ल का उत्सर्जित होता है। तो उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जीव 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से जीव हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सबसे पहला अमोनोटेलिक। ठीक है, अमोनोटेलिक। दूसरे होते हैं यूरियोटेलिक और तीसरे होते हैं यूरिकोटेलिक। 3 तरह के जीव है। अमोनोटेलिक हिंदी में बोलते हैं, सिंपल सी बात है, अमोनिया उत्सर्जी। ठीक है, दूसरा यूरिया उत्सर्जी, अमोनिया उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी, और तीसरा यूरिक अम्ल उत्सर्जी, यूरिक अम्ल उत्सर्जी। ठीक है, यूरिक अम्ल उत्सर्जी या यूरिक अम्ल उत्सर्जी। 3 तरह के जीव है आपके पास, यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अमोनिया किस आवास का उत्सर्जी पदार्थ है? जलीय आवास का। ठीक है, एक्वेटिक प्राणी, एक्वेटिक एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं
तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मछली, ठीक है, और मेन तो मछली है, दूसरा बिच्छू, और केकड़ा, कर्क, कैंसर, और मेंढक किस में आएगा, उभयचर है सर, उसको सर साइड में रखो एक बार, ठीक है। मनुष्य किस में आएगा, यूरियोटेलिक में, और कौन आएंगे, गाय, कुत्ता, भैंस, जितने भी स्थलीय आवास के जीव हैं उनके अंदर मैक्सिमम क्या उत्सर्जित होता है, यूरिया उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है, यूरिया उत्सर्जित होता है। और मात्रा कितनी रहती है, 2.6%, कितनी, 2.6% रहती है, ठीक है। पक्षियों के अंदर क्या उत्सर्जित होता है, मेन उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है, यूरिक अम्ल रहता है। कौन सा रहता है, यूरिक अम्ल रहता है, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर उत्सर्जित, मैंने 3 मेन पदार्थ कौन से बताए हैं उत्सर्जित, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया। तीनों में से सबसे विषैला कौन है, सबसे जहरीला कौन है, अमोनिया है। क्या है, सबसे जहरीला अमोनिया है। अमोनिया के उत्सर्जन के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। समझना क्यों जलीय आवास के अंदर ही अमोनिया क्यों ज़्यादा उत्सर्जित होता है, क्योंकि देखो अपन उतना पानी नहीं पी सकते जितना कि जलीय जीव जल के अंदर ही रहते, जल का ही सेवन करते मैक्सिमम, तो उनके लिए उत्सर्जन का मेन पदार्थ क्या है, अमोनिया। अपने अंदर स्थलीय आवास का अनुकूलन हो गया, इसकी वजह से अपन अमोनिया उत्सर्जन नहीं कर पाते, तो अपन क्या उत्सर्जित करते हैं, यूरिया उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। और यूरिक अम्ल कौन उत्सर्जित करते हैं, पक्षी वर्ग, ठीक है। सबसे अधिक जल की आवश्यकता किसको होती है, किसके उत्सर्जन के लिए होती है, अमोनिया के लिए। सबसे कम आवश्यकता जल की किसके उत्सर्जन के लिए होती है, यूरिक अम्ल के लिए। सबसे अधिक विषैला कौन है, अमोनिया। सबसे कम विषैला कौन है, यूरिक अम्ल, ठीक है। और यूरिया क्या है, सबके बीच में, ठीक है। तो अगर विषैलेपन का क्रम लिखवाऊंगा तो सर्वाधिक विषैला कौन है, अमोनिया, उससे कम यूरिया, उससे कम यूरिक एसिड, ठीक है। जल की आवश्यकता का क्रम उत्सर्जन के आधार पर वो भी क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा जल किसके लिए चाहिए, अमोनिया के लिए, और सबसे कम जल किसके लिए चाहिए, यूरिक एसिड के लिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जहरीला है तो उसको बॉडी से निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब देखो किडनी, मैंने आपको जितने भी पुनर्अवशोषण बताया, क्या कहीं मैंने बताया क्या कि प्रोटीन यूरिन के अंदर जा रहा है, मैंने बताया आरबीसी यूरिन के अंदर जा रही है, डब्ल्यूबीसी यूरिन के अंदर जा रही है, प्लेटलेट यूरिन के अंदर जा रही है, ऐसा बताया कहीं मैंने। इन सब का पहले ही, ग्लोमेरुलस से पहले ही छना ना, जब यूरिन छना तब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्रोटीन सब ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक है ना। जो नीचे जाता है उनके अंदर ग्लूकोज है, बाइकार्बोनेट आयन है, क्लोराइड है, सोडियम है, पानी है, ये सारी चीज़ें नीचे जाते हैं। अगर किसी के यूरिन के अंदर आरबीसी मिल गई, कभी कभी आता है ना, ब्लड आता है ना किसी के यूरिन के अंदर, किसी किसी के यूरिन के अंदर प्रोटीन आता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, यूरिन के अंदर ब्लड की उपस्थिति को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिमेचूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमेचूरिया। चलिए लिखो, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। ये जुल्म किस लिए किया गया, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। There are 3 types of organisms on the basis of excretory material. उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखो, अमोनिया उत्सर्जी, अमोनिया उत्सर्जी, अमोनोटेलिक, अमोनिया उत्सर्जी, अमोनिया उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी। चलो रुको रुको रुको, पहले अमोनिया उत्सर्जी की परिभाषा एग्जाम्पल लिख लो, उसके बाद दूसरा लिखते हैं। अमोनिया उत्सर्जी में लिखो, ऐसी परिभाषा लिखाऊं, वे जीव जो उत्सर्जन में अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, ऐसा नहीं लिखने की जरूरत है, सीधा लिखो उत्सर्जी पदार्थ बराबर अमोनिया, एक्सक्रीटरी मटेरियल इक्वल टू NH3 अमोनिया, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ बराबर अमोनिया। अब तो बड़े हो गए ना, अब तो ऐसी परिभाषा थोड़ी लिखेंगे अपन, वे जीव जो उत्सर्जन के आधार पर, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ बराबर अमोनिया। एग्जाम्पल, जलीय जीव, एग्जाम्पल जलीय जीव,
मछली, मछली। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, सजीव निर्जीव पढ़ाऊंगा मैं इसके बाद। ये जब सिस्टम सारे खत्म हो जाएंगे ना, कितने सिस्टम बाकी पड़े अपने? पाचन हो गया, श्वसन हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, जनन हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया, मतलब हो जाएगा। बचे कौन से? तंत्रिका तंत्र, अंतस्त्रावी तंत्र, कंकाल तंत्र। ठीक है ना, ये 3 सिस्टम बचे अपने। पूरा ह्यूमन आपको पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको आपके शरीर के अंदर कंफ्यूजन रहे तो कॉपी को पढ़ लेना, ठीक है ना। चलिए, सभी जलीय जीव। मैं क्या पूछ रहा था? कुछ पूछ रहा था मैं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था ना मैं यार। नहीं भूल गया यार मैं। सजीव निर्जीव, हाँ। कछुआ किस वर्ग का प्राणी है? कछुआ किस वर्ग का प्राणी है? आपको कोई लोड लेने की तो जरूरत ही नहीं, आपके सामने ऑप्शन तो हमेशा ही रहेंगे। उभयचर, सरीसृप, जलीय मतलब मत्स्य, स्तनधारी। जो आंसर देगा उसके लिए कुछ न कुछ है। क्या आंसर है इसका? क्या? इंग्लिश? इंग्लिश नहीं है इसके लिए, ठीक है, हिंदी में आंसर। एम्फीबियंस, फर्स्ट है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, पीसीज, मैमल्स। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, पीसीज और मैमल्स। ये 3 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 3 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैक्सिमम ने गलत किया होगा, क्योंकि कछुआ सबने देखा है, दिक्कत वो है। क्या आंसर है इसका? ज्यादातर क्या करोगे? चलो नहीं भी आए तो क्या करके आओगे? तुक्का, अंधेरे में तीर मार दोगे, उजाले में तीर मारो तुम। उभयचर, उभयचर, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, उभयचर, रेप्टाइल। कंफर्म एक आंसर क्या है? रेप्टाइल सही आंसर है। सरीसृप पे ध्यान रखना, सांप है ये, ठीक है, सांप नहीं है, सांप के वर्ग का है, ठीक है, जिसमें सांप, मगरमच्छ, छिपकली, ये सब जिसके अंदर रखे जाते हैं ना, रेप्टाइल्स है। ये मैं आपको सजीव निर्जीव में लिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए यूरिया उत्सर्जी। पहला हो गया अमोनिया उत्सर्जी, दूसरा लिखो यूरियोटेलिक, यूरिया उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी। अभी तक की साइंस टफ तो नहीं लगी किसी को? साइंस टफ तो नहीं है अभी तक की? अगर साइंस टफ लग रही है तो फिर तो टफ तो अभी पढ़ाई ही नहीं मैंने, ठीक है ना। कमर कस के रखना अच्छे से, ठीक है। फिजिक्स आने वाली अब थोड़े दिनों बाद, ठीक है। बहुत इजी चीज़ होती है, ज़्यादा ऐसा अब लोगों को क्या है, शुरू से डराया गया, ठीक है ना। हकीकत में फिजिक्स बहुत इजी होती है। मैं इजी सुबह BSTC वालों को पढ़ा रहा हूँ मैं, फिजिक्स बहुत इजी वे में समझ, सबको सब याद है, ठीक है ना। चलिए लिखो, यूरिया उत्सर्जी में उत्सर्जी पदार्थ बराबर यूरिया, उत्सर्जी पदार्थ बराबर यूरिया। और एग्जाम्पल में लिख दो मनुष्य तथा स्थलीय आवास के जीव, मनुष्य तथा स्थलीय आवास के जीव। एग्जाम्पल लिख दो, उदाहरण लिख दो, मनुष्य तथा स्थलीय आवास के जीव। टेरेस्ट्रियल, स्थलीय को क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल, स्थलीय आवास के जीव, ठीक है। तीसरा लिखो यूरिकोटेलिक, यूरिक अम्ल उत्सर्जी। हिंदी है आप लोगों के? हिंदी पढ़ाते हो कोई? हिंदी सब्जेक्ट है RS में क्या है? हिंदी आती है? हिंदी आती है? इंग्लिश मीडियम में पहले हिंदी, इंग्लिश मीडियम वालों की हिंदी नहीं होती क्या? कंपटीशन एग्जाम में हिंदी तो होती है ना। तो यूरिक अम्ल कौन सी संधि है? यूरिक अम्ल में कौन सी संधि है? छोड़ो, यूरिक अम्ल उत्सर्जी कौन सी संधि है? हिंदी तो आती होगी ना तगड़ी वाली, कौन सी है? अ प्लस अ बराबर आ, कौन सी संधि? कौन सी संधि? अरे अ प्लस अ बराबर आ, यूरिक क प्लस अम्ल, अ प्लस अ बराबर
आ दीर्घ संधि। चलिए लिखो, यूरिक अम्ल उत्सर्जी में लिखो, उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल, उत्सर्जी पदार्थ बराबर यूरिक अम्ल, उत्सर्जी पदार्थ बराबर यूरिक अम्ल। उदाहरण पक्षी, उदाहरण पक्षी, लिखो मूत्र की संरचना, मूत्र का संगठन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। हाँ, मूत्र की संरचना, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, मूत्र का संगठन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। क्या रहता है मूत्र का संगठन में? 95% तो पानी है, इतना अवशोषण करने के बाद भी 95% क्या है? पानी है। ठीक है, 2% क्या होता है? उसके अंदर कुछ सॉल्ट रहते हैं। 2.6% क्या बताया मैंने? यूरिया। और 0.3% क्या रहता है? यूरिक अम्ल। लिखिए 95% वाटर, 2% सॉल्ट, 2.6% यूरिया, 0.3%, 0.3% क्या है? यूरिक अम्ल। ठीक है, रंग कैसा होता है? रंग कैसा हो रहा है? हल्का पीला। लिखो लाइट येलो, हल्का पीला, हल्का पीला। पीएच कैसी होती है? पीएच लिखो अम्लीय, 6 अम्लीय पीएच होती है। रेंज होती है 4.5 से 8.2 तक। अम्लीय पीएच होती है 6, एग्जैक्ट देखो तो 6, बाकी एक रेंज देखो तो 4.5 से 8.2 तक होती है। ठीक है, गंध, गंध यूरिनोड के कारण, यूरिनोड के कारण, यूरिनोड के कारण। नेक्स्ट लिखो, सामान्यतः यह गंध कुछ समय बाद तीक्ष्ण हो जाती है। सामान्यतः यह गंध कुछ समय बाद तीक्ष्ण हो जाती है। पंजेंट, पंजेंट स्मेल ऑफ यूरिन इज ड्यू टू अमोनिया फॉर्मेशन बाय बैक्टीरिया। सामान्यतः यह गंध कुछ समय बाद तीक्ष्ण हो जाती है क्योंकि सामान्यतः यह गंध कुछ समय बाद तीक्ष्ण हो जाती है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है। सामान्यतः यह गंध कुछ समय बाद तीक्ष्ण हो जाती है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है। ठीक है, मूत्र में यूरिया की सामान्य मात्रा, परसेंटेज में तो अपन ने लिख दिया 2%, मात्रा कितनी?
सामान्य मात्रा लिखो। मूत्र में यूरिया की सामान्य मात्रा 25 से 35 ग्राम पर डे। पच्चीस से 35 ग्राम पर डे सामान्य मात्रा यूरिया की कितनी रहती है मूत्र में? 25 से 35 ग्राम पर डे। मूत्र की सामान्य उत्सर्जन मात्रा, लास्ट पॉइंट, नॉर्मल वैल्यू ऑफ यूरिया इन यूरिन, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल एक्सक्रीटरी रेट ऑफ यूरिन, मूत्र की सामान्य उत्सर्जन मात्रा कितनी होती है? 1 से 2 लीटर पर डे स्वस्थ व्यक्ति में, 1 से 2 लीटर पर डे, 1 से 2 लीटर पर डे, ठीक है। ठीक है, चलो धन्यवाद। समझ में आ रही बातें ये? ठीक है। कल अपन उत्सर्जन खत्म करके तंत्रिका तंत्र चालू करेंगे। तंत्रिका तंत्र सबसे छोटा है, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपके। और अंतःस्रावी तंत्र, ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स, और कोई सा बचा है क्या? कोई सा सिस्टम बचा है उसके अलावा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इन 3 सिस्टम के अलावा और कोई सिस्टम बचा हो तो मुझे अवश्य बताएं।